Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in the previous session, I talked about finite verbs, while in this session, I'll be talking about non-finite verbs. If I talk about non-finite verbs, they are found in three different forms. And what are those? They are either found in infinitives, either in the form of gerunds or in the form of participles. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन फॉर्म्स में आपको मिल सकते हैं. आइदर दे आर इन्फिनिटिव्स, या फिर वो जेरेंड्स हो सकते हैं, या फिर वो हमारे साथ पार्टिसिपल्स हो सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट इन्फिनिटिव, सो इन्फिनिटिव इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट फॉर्म्स. It carries two different structures. एक infinitive को हम कहते हैं full infinitive, and the other part is known as, second type is known as bare infinitive. अब full infinitive और bare infinitive में difference क्या है? Full infinitive का मतलब when we place two preposition to before first form of the verb, base form of the verb से पहले if preposition to is placed, तो वो आपका बन जाता है full infinitive. Full infinitive का मतलब क्या? For example, if let's take this verb cook. अब ये फर्स्ट फॉर्म में है, इससे पहले अगर मैं preposition to प्लेस करूंगा तो ये कलेक्टिवली बन जाएगा infinitive. लेकिन अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको फर्स्ट फॉर्म में यूज करें तो तब उसको वहां पे हम bare infinitive कहते हैं. अब infinitive is different functions and different uses. सबसे पहले कि infinitive can function is a subject. किसी भी सेंटेंस में is a subject आ सकता है infinitive. अब इन सेंटेंसेस को देखें. टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ. अब यहां पे चेक करें, वॉक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उससे पहले preposition to is placed and it is acting as the subject of this sentence. तो यहां पे ये क्या है? infinitive है. इसी तरह to swim again collectively is an infinitive and it is functioning as the subject of this sentence. The next function is कि it can also function as an object. नेक्स्ट यूज ऑफ इन्फिनिटिव इज कि ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो. अब गो इज अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उससे पहले preposition to is placed, तो ये कलेक्टिवली क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव. जबकि यहाँ पे आई वॉन्ट टू गो, अब इसकी मीनिंग क्या बन जाती है? मैं जाना चाहता हूँ, which means that it collectively is an infinitive. The second is I want to speak. अब to speak again over here is functioning is an object of this sentence, जबकि lexically grammatically ये collectively हमारे साथ infinitive है. अब ये कुछ words आपके सामने लिखे हैं: afford, attempt, begin, continue, choose, refuse, pretend, intend, dare, offer, prefer, plan, prepare, try, manage. जहाँ पे भी आपको ये वाले वर्ब्स दिख जाएं तो हमेशा के लिए याद रखें कि इनके बाद फुल इन्फिनिटिव का यूज करेंगे. जबकि अगर हमारे साथ वुड रादर, सूनर, इसी तरह यानी वुड रादर, वुड सूनर, या फिर हैड बेटर, या वुड रादर दैन, या वुड सूनर देन आ जाए तो इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे. इससे पहले वर्ड्स के साथ मैंने कहा फुल इन्फिनिटिव, और फुल इन्फिनिटिव के लिए मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर कि जब हम किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले preposition to प्लेस कर लें, जबकि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब कि वो किसी भी एक खास स्ट्रक्चर में या खास वर्ब्स के साथ कंस्ट्रक्ट होके वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हो. अब वुड रादर या वुड सूनर, इसी तरह हैड बेटर, या फिर वुड रादर दैन या वुड सूनर दैन, अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए तो उनके बाद हमेशा के लिए बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा. बेयर इन्फिनिटिव का मतलब कि आप उसमें से टू preposition को डिलीट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर टू वेट फॉर हिम. अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है? आई हैव एडेड
टू विद द बेयर इन्फिनेटिव विच इज वेट। यहां पे अगर टू है साथ में तो फुल इन्फिनेटिव है, जबकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेयर इन्फिनेटिव ने यूज होना है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, आई वुड रादर डाई देन बिग आएगा। ये टू जो यहां पे है ये फुल इन्फिनेटिव है एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर नो फुल इन्फिनेटिव शुड बी यूज्ड विद दीज वर्ड्स। I hope the point is clear. The next words written before you are ask, explain, teach, know, learn, discover, remember, forget. अब इनके बाद how plus full infinitive आएगा। जहां पे भी आपको ये वाले verbs दिख जाएं तो उनके बाद एक तो स्ट्रक्चर में how word is added and उसके बाद full infinitive is used after all these verbs. अब for example he knows how to be full customers. अब सी एक तो knows आया है verb और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर में have भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा बिफोर राइटिंग दिस फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव का मतलब कि preposition to is placed before first form of the verb। इसी तरह he taught, अब यहाँ पे teach है। अब teach का यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ टीच इज रिटन taught। ही taught me how to speak English। अब how के बाद अब सी अगेन taught के बाद how is added into the structure and then full infinitive is written. So these were some of the uses and functions of infinitives. Now अगर मैं gerund की बात करूं तो gerund is that form of verb कि जहां पे first form of the verb के साथ ing अगर हम ऐड करें, लेकिन gerund के लिए कंडीशन ये है that it should function is a noun। अगर कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing का स्ट्रक्चर फंक्शन करे एज अ नाउन तो तब वो क्या कहलाएगा? जेरेंड कहलाएगा। यानी वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, बट द कंडीशन फॉर अ जेरेंड इज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing शुड फंक्शन इज नाउन इन अ सेंटेंस। अब जेरेंड भी हमारे साथ एज सब्जेक्ट फंक्शन कर सकते हैं। हाउ? लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब सी वॉक है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड उसके बाद ing इज एडेड विच मीन्स वॉकिंग। एंड वॉकिंग क्या है हमारे साथ? इट इज नेमिंग इन एक्टिविटी। तो जहां पे भी एज अ सब्जेक्ट अब यहां पे यूज हो रहा है लेकिन ये फंक्शन कर रहा है कलेक्टिवली इज अ नाउन बिकॉज इट इज नेमिंग इन एक्टिविटी। इसी तरह अगर मैं कहूं टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, अब टीचिंग अगेन इज व्हाट? टीच है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो उसके साथ ing is added. अब this ing shows what? This ing with this shows that it is base form of the verb plus ing, but over here it is naming an activity, so it is functioning as a noun. This is why it is also a gerund. इसी तरह gerund can function as an object. gerund हमारे साथ as an object भी function कर सकते हैं। For example, he likes dancing. अब यहाँ पे dancing again, dance and dancing. अब dancing again is naming an activity, gerund है, noun की तरह function कर रहा है। I enjoyed drinking. Similarly, ये भी हमारे साथ क्या है? gerund है, which is functioning is the object of this sentence over here. Gerund could possibly come as object of preposition. Object of preposition का मतलब कि कोई भी phrase या कोई भी वर्ड जो कि preposition के बाद प्लेस हो उसको हम object of preposition कहते हैं। यानी कोई भी noun या pronoun अगर preposition के बाद आए तो उसको हम कहते हैं object of preposition. अब he is good at swimming. अब at is what? preposition है and swimming is a gerund. इसी तरह I am tired of arguing. अब of is again preposition है and arguing again is a gerund. possessive adjectives plus gerund. जितने भी possessive adjectives हैं उनके बाद अगर sentence में gerund
उनके बाद सेंटेंस में जेरेंड ही आप यूज करेंगे। अब सी, माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर्स। यू शुड नॉट माइंड हिज कमिंग लेट। अब हिज के बाद दिस कमिंग लेट कलेक्टिवली इज नेमिंग इन एक्टिविटी। सो ये हमारे साथ पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद भी सेंटेंस में आ सकता है। आर इफ आई से माई टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर। अब दिस यूजिंग द कैलकुलेटर इज अ कलेक्टिव फ्रेज विच इज रेफरिंग टू वन सिंगुलर एक्टिविटी। तो ये हमारा जेरेंड फ्रेज यहां पे बन जाता है। अब सी, यहां पे एक रूल मैंने प्रोनाउन के केसेस में पढ़ाया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा के लिए प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बट इफ द सेंटेंस इज इन दिस स्ट्रक्चर के जहां पे जेरेंड इज रिटन एज वेल, सो ओवर देयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूजेज ऑफ दिस, कि फिर उस सेंटेंस में आपको टू प्रेपोजिशन के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव लिखना होगा एंड नॉट अ प्रोनाउन इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस। The second point is with a view to, look forward to, accustomed to, habituated to, addicted to, committed to। अब बी प्लस यूज टू। अब यहाँ पे बी का मतलब क्या है कि या तो हमारे साथ वो एज एम आर हो या फिर वो वॉज एंड वर हो। तो वॉज एंड वर के साथ आगे यूज टू आएगा, इसी तरह एज एम आर, यूज टू, या जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं इनके बाद तो ये टू एंड देन इनके बाद आप यूज करेंगे जेरेंड को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स टू मी विद अ व्यू टू गेटिंग सम हेल्प। अब मोस्टली हम यहाँ पे इज एन इन्फिनिटिव यूज कर लेते हैं, टू गेट लिख लेते हैं, विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इन वर्ब्स के बाद आप हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे? जेरेंड ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू वर्किंग एट नाइट। अब मैं अगर इस तरह कहूंगा आई एम यूज टू वर्क एट नाइट, इट विल बी कंसिडर्ड wrong. He is addicted to gambling. अब सी, जितने भी ये वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा के लिए आप जेरेंड ही को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब द लास्ट पार्ट इज पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल का मतलब, पार्टिसिपल इज फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले, या फिर वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, और वो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं जो कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाती है। अब मोस्टली गलती कहाँ पे होती है स्टूडेंट से? टू आइडेंटिफाई इन बिटवीन अ जेरेंड एंड पार्टिसिपल। कहीं पे अगर आपको सेंटेंस में जेरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंशिएशन दी जाए, सो वहां पे मोस्टली स्टूडेंट से गलती हो जाती है। अब 3 sentences आर रिटन बिफोर यू, आई होप दे आर विजिबल। A horse is running. I saw a running horse and running is good for health. अब see, a horse is running, इस सेंटेंस में अगर देखा जाए so this a horse ये हमारा बन जाता है सब्जेक्ट, is auxiliary बन जाता है हेल्पिंग वर्ब, एंड रनिंग यहाँ पे क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है। Why? Because it is functioning is a noun. A horse is running. अब see, I saw a running horse. अब यहाँ पे ये running, अब this running is actually modifying this noun horse over here. I saw a running horse. अब यहाँ पे यही running आपका verb एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, while in the next case running is good for health। अब यहाँ पे भी चेक करें, running is good for health, functioning is the noun is the subject and is a noun as well, running is good for health। तो यहाँ पे भी क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है। अब सी, the next 2 sentences are he is written a letter। अब यहाँ पे he is यानी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, his है तो ऑक्सिलरी वर्ब है,
इसी तरह रिटन है, मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज रिटन एंड इसी तरह अ लेटर बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ही हैज रिटन अ लेटर। लेकिन अगर इसी रिटन को नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखा जाए, पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट। अब यहां पे ये रिटन क्या बन जाता है? स्टेटमेंट। नाउन है तो उससे पहले ये इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पे ये ही रिटन आपके साथ इज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है। तो अब याद रखें कि आपके साथ अगर कोई वर्ब जो कि बेस फॉर्म प्लस आईएनजी है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, अगर वो इज नाउन फंक्शन कर रहा है तो वो क्या है? जेरेंड है। अगर वो एज वर्ब या फिर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है तो याद रखें कि वो आपके साथ क्या होगा? पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल और जेरेंड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कोई भी वर्ब अगर एज अ नाउन फंक्शन करे तो वो जेरेंड कहलाएगा, और अगर कोई भी वर्ब एज एन एडजेक्टिव आए या फिर सिंपली एज अ वर्ब आ जाए तो वो फिर हमारे साथ क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। अब these are few sentences written before you कि many of his paintings show the setting sun. Smoking is injurious to health. Do you mind my borrowing these pens? We found some money lying on the ground. अब आप खुद ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें among these sentences and you can let me know in the comments section. I hope it is clear. Thank you.